कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने YouTube चैनल RK सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज़ को फिनिश कर दिए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज इस वीडियो लेक्चर में जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वे सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में आए हुए कंसेप्ट और क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट को चार कतार में बांटा गया है, जिसमें हम लोगों को 3D सीरीज के बारे में डिटेल्स पढ़ना है। तो आइए हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट को पहले डिस्कस करते हैं। ये आपका 3D सीरीज है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये 3D सीरीज फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और इसके लिए n का वैल्यू 4 होता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का 3D सीरीज स्कैंडियम से शुरू होता है और जिंक पर समाप्त होता है। इसमें कुल 10 तत्व उपस्थित होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आइए हम लोग इसके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या को देखते हैं। स्कैंडियम का 21 होता है, इस टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और इस जिंक का 30 होता है। अब हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट को याद कैसे रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कुछ याद करने का तरीका बताइए, कुछ फार्मूला ट्रिक्स बताइए। तो आइए हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ टर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसको आप लोग गौर से सुनिएगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। या इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीका से याद कर सकते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको ना क्यों जान जलाती हो। एक्स्ट्रा जोड़ दिए हम लोग आपको याद रखने के लिए। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको ना क्यों जान जलाती हो। आप लोग इस आसान तरीका से 3D सीरीज के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। अब आइए हम लोग
3D सीरीज के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। जब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना सीखेंगे तो इससे आने वाले अनेक तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 3D सीरीज के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। ये 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम है। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 18 3D 4s। s का एनर्जी कम, d का एनर्जी ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले s में प्रवेश करेगा और उसके बाद d में प्रवेश करेगा। तो 18 2 20 1 21 ये है स्कैंडियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग टाइटेनियम को लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। आर्गन 18 3D 4s 18 2 20 2 22। वेनेडियम 23 होता है। आर्गन 18 3D 4s 18 2 20 3 23। ये क्रोमियम जो है, क्रोमियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शन है। कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव में ये आया है। एक्सेप्शन का मतलब ये हम लोग आर्गन लेते हैं, ये 3D 4s 18 2 20 4 24। अगर इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे बाह्यतम कक्षा का तो गलत होगा। अब हम लोग देखेंगे गलत क्यों होगा। तो हम लोग ऑफबॉ प्रिंसिपल हुन्स रूल 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हुन्स रूल में हम लोग पढ़े थे कि फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होता है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। पूरा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होता है, अधिक स्टेबल होता है आधा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल से, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। और आधा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होता है आंशिक रूप से भरे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसे डी में देखिएगा 4 ही इलेक्ट्रॉन है जो आंशिक रूप से भी नहीं भरा हुआ है। और यहाँ s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि s का 1 इलेक्ट्रॉन d को देते हैं हम लोग तो s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। s में 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हाफ फील्ड होगा। और d में 1 इलेक्ट्रॉन इसके आने से d में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये d भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएगा। मतलब दोनों का स्टेबिलिटी आपका बढ़ेगा। s का 1 इलेक्ट्रॉन d में देने से d हाफ फील्ड हो जाएगा और ये हाफ फील्ड रहेगा, फुल फील्ड से हाफ फील्ड हो जाएगा, फिर भी दोनों स्टेबल होगा। इसलिए हम लोग इसका 1 इलेक्ट्रॉन s का d में देते हैं ताकि ये भी अस्थाई रहे और इसका भी अस्थाई बढ़ जाए, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए हम लोग s का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देते हैं, ये d5 होता है और यहाँ s1 रहने से ये भी हाफ फील्ड रहता है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इस तरह से लिखेंगे आर्गन 18 3d5 4s1। मतलब ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, दोनों अस्थाई होता है। आइए अब हम लोग मैग्नीज है अगला एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, बहुत सिंपल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। आर्गन 18 3d 4s 18 2 20 5 25। अब हम लोग यहाँ आयरन लेते हैं, 26 होता है। आर्गन 18 3d 4s 18 2 20 6 26। कोबाल्ट लेते हैं, 27 होता है। आर्गन 18 3d 4s 18 2 20 7 27। निकेल लेते हैं, 28 होता है। आर्गन 18 3d 4s 18 2 20 8 28 होता है। अब हम लोग यहाँ कॉपर की बात करेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। आर्गन 18 3d 4s 18 2 20 9 29। अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो फिर गलत होगा, क्योंकि यहाँ डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पार्शियल फील्ड है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। यदि s का 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो d फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसलिए स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं
3d10 4s1, ये भी हाफ फील्ड और ये आपका फुल फील्ड, दोनों स्टेबल है। आइए अगले एलिमेंट जिंक के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। बिल्कुल आसान है। आर्गन 18 3d 4s, 18 2 20 10 30। तो अभी हम लोग 3d सीरीज के एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्कस कर रहे थे। फ्रेंड्स, अब हम लोग 3d सीरीज से रिलेटेड अगले कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व क्या होता है पढ़े थे। आइए देखते हैं हम लोग। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 9 हो, तो ऐसे तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। मतलब कल हम लोग क्लियर किए थे कि संक्रमण तत्व के पास निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, और वे एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वे निश्चित रूप से पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता हो या चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता हो, तो वैसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता हो, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता हो या चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता हो, तो ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। वे पदार्थ, वे तत्व जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब आपका जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 9 हो, वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 9 हो, तो वो निश्चित रूप से कलर्ड होता है, रंगीन होता है। मतलब संक्रमण तत्व रंगीन होता है, लेकिन सभी रंगीन तत्व संक्रमण तत्व नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संक्रमण तत्व कलर्ड होता है, रंगीन होता है, लेकिन सभी रंगीन तत्व या आयंस संक्रमण तत्व होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब हम लोग अभी बात कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट का। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहेंगे? तो वे एलिमेंट जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 9 हो, तो उसे संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और वे तत्व जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वे पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 9 हो, तो वे निश्चित रूप से रंगीन होते हैं। इस कंसेप्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, झूठा संक्रमण तत्व, झूठा संक्रमण तत्व, वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d0 या 10 हो, तो वैसे तत्व को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, झूठा संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो झूठा संक्रमण तत्व जो होगा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा इसमें क्या होगा? शून्य होगा। तो वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d0 या 10 हो, तो वे डायमैग्नेटिक प्रकृति के होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मतलब आपका प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं।
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करता हो, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करता हो, तो वैसे पदार्थ को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा मतलब स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, और स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होगा वो कलरलेस होता है, मतलब आपका रंगहीन होता है, सफ़ेद होता है। जो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो रंगहीन होगा, सफ़ेद होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट और स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Zn+2 लवण सफेद होता है, क्यों? Zn+2 लवण सफेद होता है क्यों? तो हम लोग पहले जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, फिर Zn+2 की बात करेंगे। हम लोग अभी जिंक के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं। ये आपका जिंक है, इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3d 4s 18 2 20 10 30, ये इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिंक+2 का मतलब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, जिसके कारण जिंक पर +2 चार्ज आया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, धातु हमेशा अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा का त्याग किया है, जिसके कारण इस पर +2 चार्ज आया है, मतलब ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। अब हम लोग जिंक+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो आर्गन 18 3d 4s, s में 0 इलेक्ट्रॉन, 10 में 10, यहाँ d एटॉमिक ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि d एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 बॉक्स है, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि Zn+2 के d एटॉमिक ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब किसी भी केमिकल स्पीसीज के d एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, तो वैसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, और वो रंगहीन होता है, सफ़ेद होता है, कलरलेस होता है। मतलब आपका कि Zn+2 सफ़ेद क्यों होता है? तो Zn+2 के d एटॉमिक ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अतः Zn+2 लवण सफ़ेद होता है। आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। Zn+2 के d एटॉमिक ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अतः Zn+2 लवण सफ़ेद होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। Cu+2 रंगीन होता है क्यों? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये Cu+2 आयन रंगीन होता है क्यों? हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। Cu+2 रंगीन होता है क्यों? तो ये आपका कॉपर है, कॉपर के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3d 4s1, और d में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन।
Cu+2 होने का मतलब कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का त्याग किया है, जिसके कारण इस कॉपर पर +2 चार्ज आया है। एक S का इलेक्ट्रॉन और एक आपका D का इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग हुआ है। इसलिए अब हम लोग कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाह्यतम कक्षा का। तो ये आर्गन 18 होगा, 3D में कितना 9 इलेक्ट्रॉन होगा और S में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। 3D में 9 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि इसके D एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे, आइए देखते हैं। D एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 बॉक्स, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करता है, फिर उसका पेयरिंग होता है। 9 इलेक्ट्रॉन को हम इस D एटॉमिक ऑर्बिटल में दिखा रहे हैं। दिख रहा है बिल्कुल कि इस D एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। मतलब वे केमिकल स्पीशीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अर्थात जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 1 to 9 हो, तो वे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और वे निश्चित रूप से रंगीन होते हैं और पैरामैग्नेटिक प्रकृति के भी होते हैं। तो इसके D में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिसके कारण ये कॉपर +2 रंगीन प्रकृति का होता है। तो आइए हम लोग पहले इसको नोट कर लेते हैं। Cu+2 के D एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अतः Cu+2 रंगीन होता है। आइए हम लोग डी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Fe+2 की तुलना में Fe+3 अधिक अस्थाई होता है, क्यों? हम लोग का क्वेश्चन है Fe+2 की तुलना में Fe+3 अधिक अस्थाई होता है, क्यों? Fe+2 की तुलना में Fe+3 अधिक अस्थाई होता है, क्यों? आइए हम लोग देखते हैं। ये आयरन है, आयरन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आर्गन 18 3D 4s 18 2 20 6 26, ये आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। ये इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आयरन +2 का मतलब ये आयरन 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा से त्याग किया होगा, जिसके कारण इस पर +2 चार्ज आता है। तो अब आइए हम लोग आयरन +2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये आर्गन 3D 4s, S का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो चुका है, इसलिए D में कितना इलेक्ट्रॉन 6 का मतलब आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब D एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करता है, फिर जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। इस D एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये D एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड, आंशिक रूप से भरा हुआ D एटॉमिक ऑर्बिटल है। पार्शियल फील्ड D एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हम लोग बात करेंगे Fe+3 की। Fe+3 का मतलब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, जिसके कारण इस आयरन पर +3 चार्ज आया है। ये आपका 3D और 4s 18 2 20, 2 इलेक्ट्रॉन S का, एक D का त्याग हुआ होगा, इसलिए इसके D में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 5। तो Fe+3 के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18
3d5 4s2 होता है। अब हम लोग कहेंगे डी में 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रदर्शित हुआ। मतलब आपका ये Fe+3 के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, आधा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल है। हम लोग क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुंड्स रूल को डिस्कस किए थे। हुंड्स रूल के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार पूरा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल, फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, आधा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड आंशिक रूप से भरे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये आपका हाफ फील्ड है Fe+3 और ये आपका Fe+2 पार्शियल फील्ड है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है Fe+3 का ज़्यादा होगा Fe+2 की तुलना में। स्टेबिलिटी जो है ये Fe+3 का ज़्यादा होगा Fe+2 से। तो हम लोग कहेंगे कि Fe+2 के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो आंशिक रूप से भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि Fe+3 के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विन्यास को प्रदर्शित करता है। अतः Fe+3 का स्टेबिलिटी अस्थाई Fe+2 से अधिक होता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। Fe+2 का डी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि Fe+3 का डी एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। जो हुंड के नियमानुसार अधिक अस्थायी होता है। अतः Fe+2 की तुलना में Fe+3 अधिक अस्थायी होता है। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कॉपर +1 प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि
कॉपर +2 अणु चुंबकीय होता है। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब आपका कॉपर +1 प्रति चुंबकीय प्रकृति का होता है और कॉपर +2 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ये क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि वे एलिमेंट जिसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में या वे केमिकल स्पीसीज जिसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वे अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और वे एलिमेंट या केमिकल स्पीसीज जिसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वे डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कॉपर है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम लोग पढ़े हैं। आर्गन 18, 3d10, 4s1। कॉपर प्लस का मतलब इसके बाह्यतम कक्षा से, कॉपर के बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। कॉपर 1 बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है तो इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 18, 3d10, 4s0। मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, जिसके कारण ये कॉपर प्लस जो होगा ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। जबकि कॉपर +2 की बात करेंगे तो ये आर्गन 18, 3d4s। मतलब आपका इसमें एक s से एक d से भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा, क्योंकि कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा तब जाके कॉपर पर 2 प्लस आया है। मतलब इसके d में कितना इलेक्ट्रॉन? 9 और s में 0। 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि कॉपर के पास, कॉपर +2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित है। 9 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाले हैं, फिर इसका पेयरिंग करवाए हैं। तो डायग्राम से बिल्कुल पता चल रहा है कि इसके कॉपर +2 के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए Cu+2 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। वे केमिकल सब्सटेंस या आयंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वे अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। और वे एलिमेंट या आयंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब आपका उसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 0 या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वे डायमैग्नेटिक प्रकृति, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। आइए हम लोग इसको नोट करते हैं। Cu+ के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण यह प्रति चुंबकीय होता है। जबकि Cu+2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या Cu+2 के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अतः
Cu+2 अणुचुंबकीय होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अगले वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं।